तो लास्ट क्लास में हमने केवीएल पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग जा रहे हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे चर्चा करने। और इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अगर तुमको सॉल्व करना है तो तुमको सिमेट्रिक सर्किट का आइडिया होना चाहिए। तो वही मैं तुमको अभी जा रहा हूँ बताने क्या होता है सर्किट में सिमेट्री और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगते हैं, तुमको डायग्राम देख के ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर तुमको सिमेट्री का आइडिया होगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे उसको आसानी से सॉल्व करना है उसको समझाने के लिए मैं देता हूँ सबसे पहले एक एग्जांपल। देखो मैंने एक सिंपल सर्किट लिया है, ये इसमें चार हैं आपके रेजिस्टेंस। ठीक है ठीक है, मान लो ये ए था और ये, हाँ हाँ ठीक है, देख अभी। तो ये मान लीजिए कि ये मेरा नोड ए है और नोड बी है, और नोड ए से करंट एंटर किया है इस सर्किट में और नोड बी से करंट लीव करेगा। मान लो कि यहाँ से आई करंट एंटर किया तो नोड बी से आई करंट लीव भी कर रहा होगा। ठीक है, और मैंने सारे जितने भी थे आपके रेजिस्टर्स उसका मैंने वैल्यू सेम रखा है। और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो 95% केस में आपका सेम रेजिस्टेंस ही आता है और वो सॉल्व करना आसान होता है। तो आपको वही सब आएगा, सेम रेसिस्टेंस वाला ही आया, तो कोई चाप की बात है नहीं। तो देखो मैंने ये लिया सर्किट, अभी सबको दिख रहा होगा कि जब इस नोड ए पे करंट आई आ रहा है तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये ब्रांच जो ऊपर में है और एक ब्रांच जो नीचे में। चलो मैंने इसको नाम दे दिया है सी और डी, ये दोनों नोड मैंने और ले लिया है। अब दोनों ब्रांच का इक्वल रेजिस्टेंस था तो दोनों ब्रांच में इक्वल करंट जाएगा। तो यहाँ भी जाएगा आई बाई टू और यहाँ भी जा रहा होगा आई बाई टू, और यहाँ भी करंट होगा आई बाई टू और यहाँ भी करंट होगा आई बाई टू। ठीक है, तो ये मेरा एक ऐसा सर्किट दिया हुआ था, मैं बस इससे तुमको समझा रहा हूँ कि कैसे तुमको सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने इस नोड ए और नोड बी के बीच में एक डॉट लाइन क्रिएट किया है। देखो ये यहाँ पे कोई लाइन है नहीं, यहाँ पे कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, बस मैंने अपने मन से एक डॉटेड लाइन शो किया है। ओके, अब यहाँ पे मैं तुमको दो कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक पहला जो आएगा वो आएगा तुम्हारा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, और दूसरा जो आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। ये दोनों क्या होगा मैं तुमको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बात पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पे। तो देखो, तो इस सर्किट में करंट एंटर किया था ए से और लीव किया था बी से। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरफ करंट एंटर किया था और जहां से लीव किया था, जिस डायरेक्शन से लीव किया था, तो उसके पैरेलल हमने एक एक्सिस बना लिया, उसके पैरेलल हमने एक एक्सिस बना लिया। मैंने ए और बी को यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से शो किया था। आप मान लो वहां पे कोई एक इमेजिनरी एक्सिस है, वहां पे कुछ लाइन ऐसा वायर कोई हमने जोड़ा नहीं है, बस आप मान लो कि वहां पे एक इमेजिनरी एक्सिस है, और वो कौन सा एक्सिस है, वो आपका एक्सिस है ए बी, वो आपका एक्सिस है ए बी। अब सबको ऐसा दिख रहा होगा कि ये जो मेरा एक्सिस ए बी है ये करेंट के डायरेक्शन के पैरेलल है। ये मेरा जो एक्सिस ए बी है वो करेंट के डायरेक्शन के पैरेलल है, और इस एक्सिस के अबाउट जैसा सर्किट ऊपर है वैसा सर्किट नीचे है। जैसा सर्किट ऊपर हमको दिख रहा है वैसा ही सर्किट नीचे है। मतलब हम साफ साफ बोल सकते हैं कि मेरा सर्किट क्या है, मिरर इमेज है। इससे लाइन ए बी के लॉन्ग, ये जो एक्सिस ए बी के लॉन्ग मेरा सर्किट मिरर इमेज है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि मेरा सर्किट सिमेट्रिक है। और इस सर्किट में कैसा है, इस सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री का जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सबको यहाँ पे दिख गया। चलो अब देखते हैं कुछ बातें। अब हम देख रहे हैं कि इस पैरेलल एक्सिस के एलॉन्ग जैसा करंट ऊपर था वैसा ही करंट नीचे भी है। देखो जैसा करंट ऊपर था वैसा ही करंट नीचे है। इसका मतलब क्या, कि अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री था, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री था, तो उसमें क्या हो रहा है, करंट भी, जो सर्किट में करंट आ रहा है वो भी क्या है, वो भी इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ही है। करंट कैसा है, करंट इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ही है। मतलब कि यहाँ पे हम जो पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ए, करेंट इज सिमेट्रिक, जैसा होगा ऊपर वैसा ही होगा नीचे। करेंट इज सिमेट्रिक अबाउट पैरेलल एक्सिस, अबाउट पैरेलल एक्सिस ए बी। इस ए बी के अबाउट करंट सिमेट्रिक था, मतलब कि जितना करंट आपका इसमें जाएगा आर में उतना ही करंट यहाँ होगा। सिमिलरली जितना करंट यहाँ पे होना चाहिए उतना ही करंट यहाँ पे होगा, तभी हम बोलेंगे कि मेरा सिमेट्री था। ओके, तो ये हमने देख लिया कि अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है तो उस एक्सिस के अबाउट करंट सिमेट्रिक होने वाला है। अब कुछ बात और करते हैं।
देखो तो कुछ और बात करने के लिए मैंने तुमसे बोला कि तुम फाइंड करो वी ए माइनस वी सी, तुम फाइंड करो वी ए माइनस वी सी, और तुम फाइंड करो वी ए माइनस वी डी। तुम फाइंड करो वी ए माइनस वी सी और तुम फाइंड करो वी ए माइनस वी डी। तो देखो ए मेरा नोड यहाँ था और सी नोड यहाँ था, और मेरे को ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट इनटू रेसिस्टेंस। देखो ये में जो मेरा आर था रेसिस्टेंस, वो ए और सी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो जो उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और सी के क्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लिखेंगे क्या कि करेंट आई बाई टू इंटू आर। और ये मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा क्योंकि मेरा जो नोड ए है वो होगा एट हाई पोटेंशियल, और जो आपका नोड सी है वो होगा एट लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी डी, तो देखो वी ए माइनस वी डी का वैल्यू कितना होगा, प्लस आई बाई टू इंटू आर। देखो ध्यान से, ये भी आपका प्लस आई बाई टू इंटू आर ही होने वाला है, वी ए माइनस वी डी भी। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। तुम लोग करो क्या कि इसको इसको मान लो इक्वेशन वन और इसको मान लो इक्वेशन टू, और तुम वन माइनस टू कर दो। तो देखो वन माइनस टू करने के बाद तुमको मिलेगा वी सी इक्वल टू वी डी। तुम करो देखना यही मिलेगा, वी सी इक्वल टू वी डी, क्योंकि यहाँ से ए और ए हो जाएगा कैंसल आउट, आई बाई टू इंटू आर, आई बाई टू इंटू आर हो जाएगा कैंसल आउट। तो वहां से आपका जो हमको मिलेगा वो मिलने वाला है वी सी इक्वल टू वी डी। मतलब यहाँ से हमने क्या देखा कि जो होगा पोटेंशियल सी का वही आ रहा है पोटेंशियल डी का। मैं यहाँ पे सिंपल सर्किट लेके तुमको समझा रहा हूँ, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा वहाँ पे मैं तुमको ऐसा समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से समझा रहा हूँ, फिर मैं तुमको इसका एप्लीकेशन वहां दिखाऊंगा। ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि सी और डी का पोटेंशियल सेम था। ओके, सी और डी का पोटेंशियल सेम था। अब देखो यहाँ से एक बात और निकला कि अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, तो करेंट तो सिमेट्रिक था ही, साथ साथ वोल्टेज भी हो रहा है सिमेट्रिक। साथ में साथ क्या हो रहा है, वोल्टेज भी सिमेट्रिक हो रहा है। इसका मतलब क्या कि जो होगा वोल्टेज सी का वही होगा वोल्टेज, या पोटेंशियल बोलो आप, जो होगा पोटेंशियल सी का वही होगा पोटेंशियल डी का। मतलब कि वोल्टेज ए पोटेंशियल भी सिमेट्रिक है, पोटेंशियल भी सिमेट्रिक है। मतलब जो नोड, देखो यहाँ से सिंपल से अगर हम बोले कि हम इस ए बी को अगर हम एक मिरर माने, ए बी को अगर हम एक मान लें मिरर, तो इस नोड सी का जो इमेज बनेगा वो आपका नोड डी पे बन रहा होगा। तो मतलब सी और डी क्या था, ये दोनों सिमेट्रिक थे, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो जो पॉइंट बी हम लोग लिखेंगे कि इफ सर्किट हैज पैरेलल एक्सिस सिमेट्री देन पोटेंशियल इज आल्सो सिमेट्रिक, पोटेंशियल ऑफ नोड इज आल्सो सिमेट्रिक। करेंट भी था सिमेट्रिक और पोटेंशियल भी हो गया है सिमेट्रिक। इसका मतलब अब देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना पोटेंशियल सी का है उतना ही पोटेंशियल डी का है। और तुम देखो तो ये हमने इसको माना है रेसिस्टर वन और इसको मैंने माना है रेसिस्टर टू। अब तुम ध्यान से देखो तो ये जो मेरा वन और टू है उन दोनों का एक एंड एक साथ था कनेक्टेड, और सी और डी का, और सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, तो हम उन दोनों को लिख सकते हैं एक साथ। अब मतलब कि ये जो दो रेसिस्टर थे, ये दोनों, तुमको अब ऐसा फील होगा कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो ऐसे तो हमको दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने जो सिमेट्रिक का ये जो कंसेप्ट निकाला वहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरे R1 और R2 कैसा है, पैरेलली कनेक्टेड है। वो हमको दिख नहीं रहा था, लेकिन हमको ऐसा मान सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया। तो बस तुमको ये बातें याद रखना है कि अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है तो करंट भी होगा सिमेट्रिकल और वोल्टेज भी होगा सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ मेरा दो नोड हो रहा था सिमेट्रिक सी और डी, तो हमको बहुत आसानी से दिख गया कि सी और डी सिमेट्रिक है। अब तुमको जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखेगा तो कैसे तुमको चेक करना है कि मेरा कौन सा पॉइंट का कौन सा पॉइंट से वोल्टेज सेम है, मतलब कौन कौन से पॉइंट का वोल्टेज सेम है। तो उसके लिए तुम करना क्या कि इस सर्किट को पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के अबाउट फोल्ड कर दो। तुम सर्किट को पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के अबाउट फोल्ड कर दो। तो देखो जब हम इसको इस लाइन ए बी के अलाउंग फोल्ड करेंगे ना, तो ये जो नोड सी था और ये जो नोड डी था वो दोनों कर जाएगा ओवरलैप, वो दोनों कर जाएगा ओवरलैप, और जो जो नोड ओवरलैप करता है उसका पोटेंशियल सेम होता है। बस इतना लिख दो। तो if circuit has parallel axis symmetry then hold the circuit, so लिखता हूं यहां पे, then fold the circuit about axis and overlapping nodes will have equal potential।
बस। तो ये हुआ कहानी ऑफ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, ये हुआ कहानी ऑफ पैरेलल एक्सिस सिमेट्रिक। करेंट भी होगा सिमेट्रिक और वोल्टेज भी होने वाला है सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा आ गया कंक्लूजन फॉर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। और जरा देखते हैं, देखो तो ये जो नोड ए था और ये जो नोड बी था, ये मेरा पैरेलल एक्सिस पे ही लाई किया था, वो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री था उस पे ही लाई किया था। तो हम लोग जरा एक बार चेक करते हैं कि जो नोड मेरे इस पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम है कि नहीं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं बस। हमने देखा कि उसके सिमेट्रिक जो नोड आने वाले हैं उनका तो पोटेंशियल सेम होगा। आप देखते हैं कि जो नोड इस एक्सिस पे लाई करते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है ए से और मैं पहुंचना चाहूंगा बी तक। तो मैंने स्टार्ट किया ए से, तो मैंने लिखा भी ए। फिर हमको रास्ते में मिला है एक रेसिस्टेंस आर का, तो माइनस आई बाई टू इंटू आर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये मैंने तुमको केवीएल में सिखाया था। फिर हम वहां से बढ़े आगे तो मेरे को एक और मिला है रेसिस्टेंस, तो उसका भी वोल्टेज ड्रॉप माइनस आई बाई टू इंटू आर ही लेंगे और हम पहुंच गए आपका वीवी पे। अब देखो तो यहाँ से वी ए माइनस वीवी, यहाँ से आपका वी ए माइनस वीवी जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ से आपका वी ए माइनस वीवी जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग और निकालेंगे कि पॉइंट lying on the parallel axis symmetry does not have equal potential, does not have equal potential। मतलब जो आपके नोड इस एक्सिस पे लाई कर रहे थे, किसके पैरेलल एक्सिस पे, उनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। बाकी इस एक्सिस के सिमेट्रिक जो नोड थे उनका पोटेंशियल सेम होगा। या आप इस सर्किट को उस एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर दो, तो जो जो नोड करेंगे ओवरलैप उनका पोटेंशियल सेम आने वाला है। तो ये हुआ कहानी ऑफ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब जरा देखते हैं कहानी ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो उसके लिए मैं इसको जूम करना चाहता हूँ फिर से इस डायग्राम को। चलो, अब मैं करता हूं बात परपेंडिकुलर सिमेट्री का। तो हो सकता है कि मेरे सर्किट में परपेंडिकुलर सिमेट्री भी हो, तो एक बार चेक करते हैं। तो देखो, तो ये पॉइंट, ये नोड सी और डी था, ये नोड सी और डी था इस सर्किट में। करंट मेरा ए से किया है एंटर और बी से किया है लीव। मैंने सारा सर्किट वही रखा है, कंडीशन जो भी था सब मैंने वैसे ही रखा है। अब हम चेक करें कि क्या इस सर्किट में कोई परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्रिक था। तो उसके लिए मैंने सी और डी से एक लाइन यहाँ पे ऐसा शो किया तुमको, देखो ये लाइन हमने शो किया है सी डी। तो देखो, तो ये सी डी जो है ना वो है मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि ये करेंट के जो जो करेंट का डायरेक्शन था उसके ये परपेंडिकुलर है एक्सिस मेरा। तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस। और तुम लोग देखो तो तुमको फिर से दिख रहा होगा कि ये जो मेरा सर्किट है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। मतलब कि जैसा उसके लेफ्ट साइड है, जैसा उसके लेफ्ट साइड है वैसा ही इसके राइट साइड है। देखो सब लोग, जैसा इसके लेफ्ट साइड है वैसा इसके राइट साइड भी है। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। अब ध्यान से देखो कि क्या हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के लिए। तो पॉइंट नंबर वन, करेंट यहां था आई बाई टू, करेंट यहां था आई बाई टू, करेंट यहां भी था आई बाई टू और करेंट यहां भी था आई बाई टू। मतलब क्या कि करेंट इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर मेरे सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या होगा कि उस एक्सिस के अबाउट करेंट भी सिमेट्रिक आने वाला है। मतलब यहां लिखेंगे हम लोग कि करेंट विल बी सिमेट्रिक अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब करेंट तुम्हारा होगा सिमेट्रिक पैरेलल एक्सिस में भी और परपेंडिकुलर एक्सिस में भी। देखो, हो सकता है कि तुम्हारा किसी सर्किट में सिर्फ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी हो या किसी में सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ही हो, और किसी किसी में दोनों होता है। तो मैंने ये जो लिया है एग्जांपल यहाँ पे दोनों ही है, तो मैं दोनों से तुमको समझाता हूँ कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो करेंट विल बी सिमेट्रिक अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। अब जरा बात करते हैं कि क्या पोटेंशियल सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो देखो, इससे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये नोड ए और बी सिमेट्रिक था, ये नोड ए और बी सिमेट्रिक है, था क्या, ये नोड ए और बी सिमेट्रिक है किसके, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। और हमने अभी जस्ट सीखा था कि भी कि ए और बी का पोटेंशियल सेम नहीं आया था, वी ए माइनस वीबी जब हमने फाइंड किया था कुछ, तो वहां से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया था। मतलब कि परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए पोटेंशियल सिमेट्रिक नहीं होता है, पोटेंशियल इज नॉट सिमेट्रिक, पोटेंशियल इज नॉट सिमेट्रिक।
करेंट होगा सिमेट्रिक, पोटेंशियल सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन फॉर पैरेलल एक्सिस करेंट भी सिमेट्रिक, पोटेंशियल भी सिमेट्रिक। तो ये तुम लोग याद रखना इसको, करेंट हो रहा है सिमेट्रिक, पोटेंशियल सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। अब एक बात और देखते हैं कि ये नोड सी और नोड डी, ये नोड सी और डी, ये मेरे पैरेलल, सॉरी, ये मेरे परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही लाई किया था, ये मेरे परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही लाई किया था। और हमने पिछले केस में फाइंड भी किया था कि पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। मतलब कि हम लोग यहां से एक कंक्लूजन बोलेंगे कि नोड lying on perpendicular axis, node lying on perpendicular axis may have equal potential। देखो, ये जो मैंने तुमको केस शो किया यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल है ही, क्योंकि हमने तुमको अभी जस्ट शो किया था कि सी और डी का पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है मे बी, कि नोड लाइंग ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस मे हैव इक्वल पोटेंशियल। एक्चुअली मैंने मे इसलिए बोला है ना, क्योंकि अगर मान लो कि ये देखो, जैसे देखो ये थे आपके वन, पहला आपका रेसिस्टेंस मान लो, और ये जो आपका था सेकेंड आपका रेसिस्टेंस। तो अगर इन दोनों का रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं होता, फिर उस सी और डी का वोल्टेज सेम नहीं होता, फिर आपका खाली करेंट होता सिमेट्रिक, करेंट सिमेट्रिक होता, लेकिन करेंट सिमेट्रिक होता, लेकिन इस वन और टू में करेंट सेम नहीं होता। सॉरी सॉरी, ये हमने क्या बोल दिया, हाँ ठीक बोला, हमने ठीक बोला कि अगर अगर इस वन और टू का, अगर इस वन और टू का रेसिस्टेंस सेम नहीं होता, अगर इस वन और टू का रेसिस्टेंस सेम नहीं होता, फिर इस वन और टू में करेंट सेम नहीं होता, तो देखो, तो अगर वन और टू में करेंट सेम नहीं होता तो फिर वहां पे पैरेलल एक्सिस सिमेट्रिक हो ही नहीं पाता। तो मैंने तुमको कहा था क्या, कि जब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री होता है तब करंट सेम होता है। ठीक है, और ये जो हमने लिया है सर्किट, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी है और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। और हमने तुमको अभी जस्ट ये बताया कि अगर मेरे सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्रिक है, सिमेट्री है, तो जो जो नोड उससे परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो सकता है, हमेशा नहीं होता है। और कब नहीं होगा, कब सेम नहीं होगा, जब इस वन और टू का रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो उस समय करेंट होगा सिमेट्रिकल, करेंट होगा मतलब कि जैसा उससे परपेंडिकुलर एक्सिस के राइट साइड में करंट होगा वैसा ही उसके लेफ्ट साइड में होगा, करंट होगा सिमेट्रिक। ठीक है, वोल्टेज तो कभी भी नहीं होगा सिमेट्रिक, और उसके अलावा सी और डी का भी वोल्टेज सेम नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें लगभग सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहता है मेरे सर्किट में। तो अगर सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा और वहां पे अगर मेरे सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, तो जो जो नोड उस परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करेंगे सबका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। इस केस के लिए पोटेंशियल सी और डी का सेम है। इस केस में, इन दिस केस, सी और डी परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई किए थे तो उनका पोटेंशियल सेम है। मैंने मे इसलिए ही ऐड किया है ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। कहीं ये भी हो सकता है कि आपके सर्किट में परपेंडिकुलर सिमेट्री हो, लेकिन जो पॉइंट आपके परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम ना हो। वो तब होगा जब इस वन और टू का रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा। अगर इन वन और टू का रेसिस्टेंस सेम है तो फिर सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा। बोलो, ये सारा कहानी तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, देखो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितना पॉइंट मैंने स्टार्टिंग से बोला है मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, तो उस एक्सिस के अबाउट करंट और वोल्टेज दोनों सिमेट्रिक होगा। एंड जो जो पॉइंट मेरे, जो जो नोड मेरे उस पैरेलल एक्सिस पे लाई कर रहे थे उनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो इस मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री था अबाउट ए बी, और पॉइंट ए और बी पैरेलल एक्सिस पे लाई किए थे तो उनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। सिंपल सा, जो पॉइंट मेरे पैरेलल एक्सिस पे लाई करेंगे उनका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, जो पॉइंट मेरे परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करेंगे उनका पोटेंशियल सेम हो सकता है। और जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें सब सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम लेंगे तो उसका सेम ही होगा। जो भी आपके पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करेंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट करंट सेम होता है, पोटेंशियल सेम नहीं होता है। ठीक है, बोलो। चलो, तो पहला एग्जाम्पल, मेरे को एक सर्किट दिया है और बोला है फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है, और ए की और बी के, ए और बी के बीच में फाइंड करना है, मतलब कि मेरा करंट एंटर करेगा ए से और लीव कर रहा होगा बी पे।
अब तुम ध्यान से देखो तो इस सर्किट के पास पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी है और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। ये रहा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। देखो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है। इस सर्किट के पास परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है, देखो। ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को तुमको दोनों ही मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि तुम ढूंढो, तो ये हमको मिल गया पैरेलल एक्सिस सिमेट्री अबाउट ए बी। करेंट दूसरा फ्लो कर रहा था। अब हमने कहा था कि करेंट होता है सिमेट्रिक, तो जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे होगा। सिंपल सी कहानी है, जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे होगा, जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे होगा। इस एक्सिस के अबाउट करंट और पोटेंशियल सब चीज होने वाला है सिमेट्रिक। फिलहाल हमको फाइंड करना है सिर्फ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फिलहाल हमको फाइंड करना है सिर्फ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हमने तुमको क्या बोला था, वोल्टेज भी सेम होता है, वोल्टेज भी सेम होता है, और हम लोग उसी का यूज करेंगे। और हमने तुमको ये भी कहा था कि तुम अगर इस सर्किट को पैरेलल एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर लो, पैरेलल एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर लो, तो जो जो नोड ओवरलैप करते हैं उनका पोटेंशियल सेम आता है। और यहां तक कि जो जो रेसिस्टेंस ओवरलैप करेंगे वो हो जाएंगे पैरेलल में। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो जो नोड करते हैं ओवरलैप उनका पोटेंशियल सेम होता है, और जो जो रेसिस्टेंस एक दूसरे पे करेंगे ओवरलैप वो हो जाएंगे पैरेलल में। मेरा कहने का देखो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस सर्किट को ए बी के अबाउट फोल्ड करूं तो इस सी और डी, मतलब ये जो था ना तुम्हारा नोड सी, ये तुम्हारा नोड डी पे आके करेगा ओवरलैप। मतलब इस सी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब अगर मान लो कि इस सी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो इस रेसिस्टेंस का और इस, ये जो दो रेसिस्टेंस थे उनका एक एंड था ए पे और दूसरा एंड उनका सेम पोटेंशियल थे, मतलब कि वो लोग दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो उसी को थोड़ा सा और सिंपल के लिए क्या करो कि आप इसको फोल्ड करो और जो जो रेसिस्टेंस ओवरलैप कर रहे हैं वो हो जाएंगे पैरेलल में। तो देखो जब मैं इनको फोल्ड करूंगा तो ये और ये करेगा ओवरलैप, ये और ये करेगा ओवरलैप, ये और ये करेगा ओवरलैप, मतलब ये हो जाएंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल में। समझ में आया ना। यहां मैं कर रहा हूँ यूज कर रहा हूँ पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के लिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड द सर्किट। तो फोल्ड करने के बाद देखो क्या आएगा, ये तो जैसा था आर वैसा ही रह जाएगा, ये जैसा है आर वैसा ही रह जाएगा, ये आर और ये आर आ जाएगा पैरेलल में, तो इनका मिलकर बन जाएगा आर बाई टू। तो मैं इसको लिखता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आर और ये आर, ये आप पैसे ही रह गया। ये मान लो नोड ए और ये मान लो नोड बी, और इसको आप मानते हो पी, तो ये आपका नोड पी रहेगा। फिर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला किया ओवरलैप, तो ये हो जाएगा पैरेलल में। तो दो इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में, तो आर बाई टू वैल्यू हो जाएगा, हो गया। फिर देखो ये वाला और ये वाला करेगा ओवरलैप, तो इसका भी हो जाएगा आर बाई टू। ये भी करेगा ओवरलैप इसके साथ, तो ये भी हो जाएगा आर बाई टू। अब देखो तो ये मेरा सर्किट एक सिंपल बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है ना। देखो अब है ना। हाँ तो ये सिंपल एक बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है, तो बीच वाले को हटा देंगे, तो जो बच गया होगा बच गया आर और आर, आर बाई टू और आर बाई टू, और ये ए और बी। अब देख लो कर लो, तो ये आर आर सीरीज में तो टू आर, ये आर बाई टू सीरीज में तो आर, ये दोनों पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा आर ए बी बराबर टू आर बाई थ्री। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज टू आर बाई थ्री इस सर्किट का। ये हम मैं मैंने क्या बोला था कि जो जो नोड आपके सेम लाई करते हैं कहाँ पे, पैरेलल एक्सिस पे, उनका वोल्टेज सेम नहीं होता है, उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता, तो ए और बी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। और तू ए और बी को कैसे कराएगा, तो ओवरलैप। अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है कैसे करोगे, तो देखो हमने तुमको क्या बोला कि तुमको अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री यूज करना है तो तुम इसी एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर सकते हो। तो हम जब इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे तो ए और बी कैसे करेगा ओवरलैप, तुम्हें तो एक बार बोल। करेगा, सोच तू। हम लोग जब हम लोग जब परपेंडिकुलर, हाँ तो वो क्या है,
तो जो जो तुम्हारा सीडी है तो वो है तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। वो जो सीडी तुम्हारा है ना, वो सीडी तुम्हारा पैरेलल एक्सिस नहीं है, वो तुम्हारा है परपेंडिकुलर एक्सिस। और हमने तुमको कभी ये नहीं बोला है कि तुम परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर देना। हमने ऐसा बोला है तुमको? नहीं बोला ना? हमने कहा था सिर्फ कि तो। हाँ बोलो। हाँ उन्हीं दो पॉइंट को फोल्ड करना है मतलब। अबे चमार, तुमको एक एक्सिस बनाना है तो उस दो पॉइंट को मिला के एक एक्सिस बनाओ, एक लाइन बनाओ। और उस लाइन के अबाउट फोल्ड करना है। देखो, ये ए और बी को मिलाने वाला लाइन कौन है? ए है ना, ए बी। ये देखो ए बी, समझा? तो इसके अबाउट फोल्ड करो तुम, उसको फोल्ड करो। तो ये वाला आके इस पे गिरेगा, ये वाला आके इस पे गिरेगा, और ये वाला इस पे गिरेगा। तू बोला कि ए और बी पॉइंट के अबाउट, मैंने बोला एक्सिस के अबाउट। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। देखो तो तुम, हाँ, फोल्ड करना है तुमको हमेशा। हाँ तू सही बोला कि जिस दो पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, क्योंकि अगर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लाई करेगा तो उस दो पॉइंट को मिलाने वाले एक्सिस के अबाउट ही लाई करेगा। और तुम फोल्ड कर सकते हो ओनली अगर मेरे सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री हो तो। ठीक है, जल्दी बोल भाई, चल चल चल। हाँ तो इसको अब करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड से, परपेंडिकुलर एक्सिस से। तो मेरे को सेपरेटली, चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ सेपरेटली डायग्राम। चलो, सेकेंड मेथड। तो आप यहाँ पे क्या है, इस सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। देखो एलोंग सी डी, एलोंग सी डी भी सिमेट्री है। अब हमने तुमसे क्या कहा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट करेंट होता है सिमेट्रिक, मतलब जो करंट यहाँ होगा वही करंट ऐसा यहाँ होना चाहिए, जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होना चाहिए, जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, जो करंट इसमें है वो करंट यहाँ पे हो रहा है। ओके, मतलब हम साफ साफ ऐसा बोल सकते हैं कि इसको तुम अगर नोड पी मानो, तो इस पी पे ये जो दो तुमको ब्रांच दिख रहा है, ये जो वर्टिकल ब्रांच और ये जो हॉरिजेंटल ब्रांच, इनके बीच में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए। इनके बीच में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये और ये यहाँ से निकल के ऐसे होना चाहिए। क्योंकि अगर इनके बीच में कहीं यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा तो फिर यहाँ जो करंट आएगा वो यहाँ पे करंट नहीं आ पाएगा। लेकिन हमने सीखा है कि परपेंडिकुलर ऐसी सिमेट्री है तो करंट सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब कि अगर हमने इसको नाम दिया है I2 तो यहाँ भी करंट I2 ही होना पड़ेगा। यहाँ करंट I1 है तो यहाँ भी करंट I1 ही होगा। और यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ पे भी करंट I2 ही होगा। और हमको, सॉरी, यहाँ पे I3 मानो क्योंकि I2 मैंने ऊपर मान लिया है। तो I1 I2 I3 ऐसा करंट सिमेट्रिक होने वाला है। अब ध्यान दो कि इस नोड सी पे I1 आ रहा है और I1 ही जा रहा है, मतलब कि इस आर में कोई भी करंट नहीं होगा। सिमिलरली इस नोड पी पे I2 आ रहा था, I2 जा रहा है, तो इस यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो बीच वाला ब्रांच है उसमें कोई करंट ही नहीं है, इस बीच वाले ब्रांच में करंट ही नहीं होना चाहिए। अगर तुमको इससे समझ में नहीं आया है, अगर तुमको हो सकता है कि ये मैंने तुमको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि उस बीच वाले ब्रांच में क्यों करंट नहीं होगा और क्यों यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, हमने तुमको कहा था कि अगर मेरे सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है तो जो नोड परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो सकता है। और हमने कहा था कि अगर सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल सेम ही होगा। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये नोड सी, ये नोड पी और नोड डी, ये तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही लाई किया है। तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम आने वाला है। वी सी इक्वल टू वी पी इक्वल टू वी डी, इन तीनों का पोटेंशियल सेम आने वाला है, सी का, पी का और डी का। तो अगर इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस आर था इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली ये जो है रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो उनमें कोई करंट ही नहीं होगा, तो आप सिंपली वहां से उसको आप हटा ही दो। तो उनको हटाने के बाद जो मेरा सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये आर आर, ये आर आर, और यहाँ पे भी ये आर और आर, और ये आएगा ए और ये आएगा बी। अब देखो यहाँ से 2R 2R 2R, तो नेट आएगा 2R/3। हो गया? बोलो ठीक है कहानी?
पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ है मेरे भाई, पोटेंशियल सेम हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ है। हाँ तो बस अपने मन में ये ख्याल रखना कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट करेंट सिमेट्रिक होता है। तो हमने देखा कि अगर करेंट सिमेट्रिक होगा तो उस बीच वाले ब्रांच में पक्का कोई कोई करेंट नहीं होना चाहिए, तभी करेंट सिमेट्रिक हो पाएगा। तो एक तो वहां से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। या मैंने तुमको एक बात और कहा था कि जो जो पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करेंगे उनका पोटेंशियल सेम हो सकता है, और अगर सभी रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो सबका पोटेंशियल सेम ही होगा। तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस परपेंडिकुलर एक्सिस वाले में भी आप दो तरीके से इस क्वेश्चन में सोच सकते थे, एक करेंट करके सिमेट्रिकल, और एक जो नोड मेरे परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई किए हैं उनका पोटेंशियल सेम करके। समझे? हाँ तो ये हमने यूज किया है परपेंडिकुलर एक्सिस ही, लेकिन इसमें भी हम लोग इस क्वेश्चन में दो तरीके से सोच सकते थे, मैंने वो बताया तुमको। कॉपी करो इसको, फिर हम लोग और आगे करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा सर्किट अपना, ये सर्किट है और ए और बी के क्रॉस हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। चलो देखते हैं। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इस सर्किट में पैरेलल सिमेट्री भी है, देखो यहाँ पे ए बी के क्रॉस पैरेलल सिमेट्री भी है। जैसा सर्किट इस ए बी के ऊपर है वैसा ही सर्किट इस ए बी के नीचे है। तो तुम पैरेलल वाला भी यूज कर सकते हो बिल्कुल। और इस सर्किट में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। अब मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा कि तुम इस क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस वाला यूज करो, क्योंकि अगर तुम पैरेलल एक्सिस के अबाउट यूज करने जाओगे तो तुमको करना क्या होगा, तुम इस लाइन ए बी के अबाउट इसको फोल्ड करोगे। तो ए बी के अबाउट फोल्ड करने के बाद कुछ रेसिस्टेंस करेंगे ओवरलैप, फिर तुम उनको से करोगे पैरेलल में। तो एक्चुअल में तुमको यहाँ पे दो बार वैसा मेथड यूज करना पड़ जाएगा, दो बार सिमेट्रिक मेथड तुमको यूज करना पड़ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर तुम इसको पैरेलल एक्सिस से सॉल्व करने जाओ, तुम अपने घर पे बैठ के टाइम पास करना, तुम करना पैरेलल एक्सिस से, देखना कि तुमको दो बार में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको परपेंडिकुलर से सॉल्व करें तो ये एक बार में ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर से ही मैं अभी तुमको सॉल्व करके इसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो। हमने देखा, हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे इस लाइन एम एन के लॉन्ग यहाँ पे सिमेट्री है, तो हम लोग यूज करेंगे परपेंडिकुलर सिमेट्री। मतलब क्या होने वाला है भाई, करेंट होगा सिमेट्रिक, बहुत अच्छे, करेंट होगा सिमेट्रिक। जरा एक बार ध्यान दो यहाँ पे। तो जैसा करंट यहाँ होगा, अगर मान लो I1 तो यहाँ भी होना चाहिए करंट I1। ओके, यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ भी करंट होना चाहिए I2। यहाँ पे करंट I3 है तो यहाँ भी करंट होना चाहिए I3। यहाँ पे करंट I4 है तो यहाँ पे भी करंट होना चाहिए I4। यहाँ पे करंट I5 है तो यहाँ भी होना चाहिए करंट I5। पक्का ना? सब लोग इस बात से हैं सहमत कि अगर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है तो करेंट होगा सिमेट्रिक, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, करेंट तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। ओके। और हमने तुमको ये भी कहा था कि जो जो आपके नोड इस परपेंडिकुलर एक्सिस की सिमेट्री पे लाई करते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। मतलब कि इस एम का, इस ओ का और इस एन का पोटेंशियल सेम आने वाला है। लेकिन देखो इस केस में ना हम लोग ये सेम पोटेंशियल वाला कंसेप्ट यूज करके हमको कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि इधर मेरा रेसिस्टेंस भी कनेक्टेड था, इधर मेरा रेसिस्टेंस भी कनेक्टेड था, और हमने सेम पोटेंशियल वाला कंसेप्ट यूज किया था, तो हमने इसको हटा दिया था। तो हमने इसको हटा दिया था तो मेरा सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया था। लेकिन यहाँ पे पहले से ही वहां पे कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो आप सेम पोटेंशियल वाला कंसेप्ट यूज करके आप किसी रेसिस्टेंस को हटा तो सकते नहीं हो। तो अगर तुम हटा नहीं सकते हो तो उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। तो फिर जो सेकेंड वाला था अप्रोच, हम लोग उसमें हम लोग सोचेंगे कि एक और अप्रोच ये था कि अगर करेंट सिमेट्रिक हो रहा है, अगर इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट करेंट सिमेट्रिक हो रहा है, तो मतलब कि हमने एक बात कहा था कि जहां पे तुमको ज्वाइनिंग दिखता है वहां पे एक्चुअल में ज्वाइनिंग होना नहीं चाहिए, वहां पे कोई ज्वाइनिंग होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ से कि अगर यहाँ पे करंट I2 है और यहाँ पे भी करंट I2 है, यहाँ पे करंट I3 है, यहाँ भी करंट I3 है, यहाँ करंट I4 है और यहाँ भी करंट I4 है, मतलब कि ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये तीनों ब्रांच एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए तभी ये पॉसिबल है। ये तीनों ब्रांच एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए तभी ये पॉसिबल है। कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसको यहाँ ऐसे बनाना होगा। देखो इस ओ पे किसी का किसी से ज्वाइनिंग है ही नहीं, देखो ये सिंपल, तुमको इसको ऐसे बनाना होगा। ये
बोलो, क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? इस ओ पे कोई ज्वाइनिंग ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओ पे ज्वाइनिंग रहेगा तो फिर तुम्हारा करंट उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो ही नहीं पाएगा। समझा कि नहीं समझा? बोलो, बोल। थोड़ा थोड़ा तो इसमें कहाँ? अच्छा ठीक है। और जो तुमको डाउट है, तो तुमको कहाँ डाउट है इसमें? उमा, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अब देख, अबे एक्चुअल में तुमको वहां पे ज्वाइनिंग दिख रहा है, मतलब ज्वाइनिंग हमने किया है, लेकिन वहां पे करेंट मेरा जो, मतलब कि इन द टर्म ऑफ फिजिक्स की करेंट वहां पे किसी ब्रांच से किसी और में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। सिंपल सी कहानी है। जो करंट मान ले कि अगर देख, मैं यहाँ चेंज करता हूँ कलर, पूजा, कलर चेंज करने दे। हाँ, एक कलर चेंज किया, मतलब कि यहाँ से देख करंट आया है I2, तो यहाँ करंट I2 है, तो यहाँ भी करंट I2 ही होगा, क्योंकि हमने सीखा है कि करंट क्या होना चाहिए, करंट मस्ट बी सिमेट्रिक। और जो करंट I3 यहाँ होगा वही करंट यहाँ होना पड़ेगा I3, और जो करंट I4 यहाँ पे वही करंट I4 यहाँ भी होना पड़ेगा। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आए, मतलब किसी एक ब्रांच से किसी दूसरे में करंट नहीं जा रहा है। तो हम लोग इनको सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। वहां पे ज्वाइनिंग है, लेकिन हम उनको सेपरेटली ट्रीट करके आप इनको सेपरेट कर सकते हो। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। समझा? पक्का? बोलो। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पे कोई ज्वाइनिंग आ रहा है तो तुम उसको हटा दो, वो ज्वाइनिंग वहां पे नहीं होगा। सिंपल सी कहानी है। अब देखो, अब जैसे ही मैं ये ज्वाइनिंग हटाऊंगा, अब ये सर्किट हो जाएगा सिंपल। देखो, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। अब देखो, अब ये कर लो सॉल्व। ये आर और आर सीरीज में तो हो जाएगा 2R। ये आर और आर सीरीज में तो 2R। फिर ये 2R और ये 2R पैरेलल। अच्छा चलो, मैं एक स्टेप और इसको, हाँ मैं इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमने उसको एक स्टेप किया सिंप्लीफाई, तो ये मेरा आने वाला है सर्किट। अब यहाँ से ये 2R और 2R पैरेलल में तो आ जाएगा R, फिर R प्लस आर प्लस आर, ये आ जाएगा 3R। तो यहाँ पे आने वाला है 3R, उसके साथ आएगा पैरेलल में 2R, और फिर आएगा पैरेलल में 3R। ठीक है ना? कितना? अब इसको सॉल्व कर लो। हाँ, आंसर आएगा 6R/7। तो ऐसे तुमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? ओके, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ओके, एक होमवर्क है तुम लोग के लिए। ये रहा क्वेश्चन, ये होमवर्क है, और मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है 4R/5। इसको तुम पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे भी करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको परपेंडिकुलर से सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, तो जो करंट होना चाहिए यहाँ वही करंट यहाँ, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, मतलब फिर से यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो बस तुम लोग आपको वही करना है, ये ज्वाइनिंग यहाँ पे ब्रेक कर देना, बाकी सॉल्व करना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ रेसिस्टर्स हैं, और मेरे पास एक सेल है। सेल का ईएमएफ ई है, और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। मतलब सिंपल हम इसको एक यहाँ पे और रेसिस्टेंस ऐड करेंगे। ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस शो कर रहा था। अब देखो, तो पहले तो तुमको फाइंड करना होगा सेल का इस पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस, तभी तुमको मिलेगा कि सेल से कितना करंट निकला होगा। तो उसके लिए पहले हमको इसका फाइंड करना होगा रेसिस्टेंस, और इसके लिए तुमको सिमेट्री वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। फिर से तुम पैरेलल या परपेंडिकुलर जो मन करे वो यूज करो। मैं बोलता हूँ कि तुम यूज करो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ, मतलब यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं होगा। फिर से सेम कहानी। तो यहाँ पे कोई अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो मेरा जो बनेगा सर्किट वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, यहाँ 2R
यहाँ 2R, और फिर ये सेल ईएमएफ और ये आर। नहीं, एक मिनट, ये आर, ये 2R, ये 2R, यहाँ पे एक और आर होगा। 4 ब्रांच बनने वाला है यहाँ पे, है ना? देखो 4 ब्रांच, ये एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये हुआ मेरा सर्किट। अब देखो, तो 2R और 2R इन पैरेलल, तो उसका हो जाएगा आर, फिर आर आर और आर पैरेलल में, तो हो जाएगा R/3। तो R/3, फिर ये बैटरी, और फिर आर। तो जो आर नेट आने वाला है वो आपका आ जाएगा R/3 प्लस आर, मतलब कि 4R/3। अब सेल से जो करंट निकल रहा होगा वो कितना होगा? सेल का ईएमएफ, बाई नेट रेसिस्टेंस। तो करंट आपका हो जाएगा E/4R/3, 3E/4R। दिस इज द करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है? 4R/5। ये देखें यहाँ पे मैंने, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये होमवर्क है तुम लोग के लिए, कोई डाउट हो तो मेरे से नेक्स्ट डे पूछना। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार और डेल्टा से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार और डेल्टा तुमको नहीं करना है, तो तुम लोग इसको सिमेट्रिक से ही करना, जो हमने तुमको बताया अभी। ये ए और ये बी, ये 30 ओम, ये 30 ओम, ये भी है, ये 30 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 60 ओम, 60 ओम, और ये 60। ठीक है? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। तो तुम लोग एक बार इसको ट्राई करना, नहीं हो सॉल्व तो मेरे से नेक्स्ट डे पूछना। इसका आंसर होगा 50 ओम। मैं इसमें थोड़ा बहुत दे दूंगा हिंट, चलो देता हूँ हिंट। देखो, इसमें पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। ठीक है? और हमने कहा था कि अगर सर्किट में पैरेलल एक्सिस सिमेट्री हो तो आपका वोल्टेज भी, पोटेंशियल भी होता है सिमेट्रिक। तो आप इसको अगर मानते हो सी और इसको मानते हो डी, और इसको अगर आप मानते हो ई और इसको आप मानते हो एफ, तो सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, और ई और एफ का पोटेंशियल सेम होगा। तो इस 30 के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इस 60 के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, आप इसको हटा सकते हो। जैसे तुम हटाओगे तुम्हारा सर्किट एकदम सिंपल हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो ट्राई ऑन योर होम। तब तक एक दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और ये मैंने सर्किट तुमको एक बार दिखाया था जब हम लोग वेटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था कि ये बैलेंस नहीं होता है, और ये बैलेंस नहीं है तो आप वो बीच में जो 5 ओम का है रेसिस्टेंस, मान लो इसको आप सी और डी के बीच में जो कनेक्टेड है आप उसको हटा नहीं सकते हो। और मैंने कहा था कि हम लोग जब केवीएल सीख लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में तो ना तो ये बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है, ना तो इसमें पैरेलल सिमेट्री है, और ना ही इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री है। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग केवीएल। देखो हम लोग करते क्या है, हमको ए और बी के अक्रॉस नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना था। तो हम ए और बी के अक्रॉस एक कुछ वोल्टेज का एक बैटरी हम लोग खुद से अप्लाई कर देंगे, खुद से अप्लाई करेंगे बैटरी, जिसके अक्रॉस आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना, बैटरी आप उसी के अक्रॉस लगाना। तो ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना था, तो हमने वहां पे एक बैटरी जोड़ लिया। मान लिया कि इस बैटरी का ईएमएफ भी था, और मान लीजिए कि इस बैटरी ने करंट सप्लाई किया होगा आई, इस बैटरी ने करंट सप्लाई किया होगा आई। वेरी गुड। अब हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हमने सीखा था कि करंट सप्लाई बाई बैटरी इज इक्वल टू बैटरी का ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना? मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू वी बाई आई, तो हम अपने मन से बैटरी का कुछ वोल्टेज मान लिए हैं भी। अब इसके बाद ये जो सर्किट है इसमें हम लोग करंट करेंगे डिवाइड, और फिर केवीएल लगाएंगे, और केवीएल लगा के हम लोग वी बाई आई का रेशियो फाइंड करेंगे। और वी बाई आई का जो रेशियो होता है, वी बाई आई का रेशियो जो होता है, वही आपका होता है इस
सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस। समझे ना कि क्या हम लोग करने वाले हैं, क्या अप्रोच हम लोग करने जा रहे हैं। हम भी अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, लेकिन जो तुम भी का वैल्यू मानोगे तुमको यहाँ पे ये इन प्लेस ऑफ भी आपको वही लेना होगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको भी मान के ही करते हैं। हम और थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इस बैटरी का ईएमएफ 1 वोल्ट था, हम मान लेते हैं कि बैटरी का ईएमएफ 1 वोल्ट था। तो और अगर इस बैटरी ने करंट आई सप्लाई किया है तो आर नेट जो आएगा वो आपका आने वाला है 1/आई, 1/आई। तो बस आपको करना ये है कि केवीएल यूज करके 1/आई तुमको फाइंड कर लेना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। और इसके लिए मैं एक शिफ्टेड सिमेट्री का मेथड यूज करूंगा। देखो वो मेथड क्या है, तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे है 10 ओम, और यहाँ पे है 10 ओम, यहाँ पे है 5 ओम, और यहाँ पे है 5 ओम। और अगर इस नोड ए पे करंट आ रहा था आई, तो इस नोड बी पे भी करंट आपका आई ही होगा, क्योंकि सेल या बैटरी आपका जितना करंट सप्लाई करता है उतना ही वापस उसमें आना चाहिए। मतलब इस 10 ओम का करंट आपने अगर कुछ होगा और इस 5 ओम का कुछ करंट होगा, इन दोनों का मिला के जो करंट आने वाला है वही यहाँ पे 5 ओम का और यहाँ पे 10 ओम का, उनका मिला के भी यही बनने वाला है करंट सेम। अब चूंकि यहाँ पे सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि करंट मेरा एंटर कर रहा है 10 ओम से और 5 ओम से, और लीव भी कर रहा है 5 ओम से और 10 ओम से ही। मतलब इन दोनों में जो यहाँ पे 10 ओम है और जो यहाँ पे 10 ओम है उसमें करंट सेम होना चाहिए। जो यहाँ पे 5 ओम है और जो यहाँ पे 5 ओम है उसमें भी करंट सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे करंट आई आया है और हमने मान लिया कि करंट इन 10 ओम इज I1, देन करंट इन 5 ओम इज I-I1। और अगर इस 5 ओम में करंट I-I1 है तो यहाँ वाला जो 5 ओम था उसमें भी करंट I-I1 ही होगा। और जो यहाँ पे आपका 10 ओम था उसमें करंट आपका I1 ही होना पड़ेगा। और फिर ये I1 और I-I1 मिलकर यहाँ पे फिर से करंट I बन जाएगा। ठीक है ना। या इसको तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर दूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस माइनस वाले को जोड़ दूं ए से और प्लस वाले को जोड़ दूं इस बी से, तो क्या होगा कि जो करंट अभी आई आपका कर रहा था एंटर ए से, तो अब वो करेगा एंटर बी से, और बाकी जो डिवीजन होगा वो आपका सेम तरह से ही होगा। तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि जो करंट ये जो लेफ्ट साइड में 10 ओम था जितना वहां से एंटर कर रहा है, इस लेफ्ट साइड वाले 10 ओम से उतना लीव भी कर रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस बीच वाला जो 5 ओम है उसमें कितना करंट आएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे केसीएल। तो अप्लाई केसीएल एट नोड सी। तो जितना आया है उतना ही जाना चाहिए। तो हमने मान लिया कि 5 ओम में गया है एक्स, बीच वाला जो 5 ओम गया उसमें गया है एक्स। तो जितना आया है तो कितना है, आया है I1, और जा कितना रहा है, जा रहा है I-I1 प्लस एक्स। तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2I1 माइनस आई। मतलब करेंट इन ये जो बीच वाला 5 ओम था उसमें हो जाएगा 2I1 माइनस आई, बस 2I1 माइनस आई। अब तुम केवीएल यूज कर लो। अपने पास सिर्फ दो अननोन है, I1 और I, तो हम लोग सिर्फ अब हमको चाहिए दो इक्वेशन। हाँ, ध्यान रखना कि जब भी ऐसा तुम क्वेश्चन बैटरी का वोल्टेज मान के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम एक लूप ऐसा लेना जहां पे बैटरी का वोल्टेज आए, क्योंकि देखो हमको V बाई आई का रेशियो फाइंड करना है। तो मान लो कि हमको दो अननोन था और हमने यहाँ पे किया केवीएल यूज और यहाँ पे कर लिया केवीएल यूज, और हमने बैटरी का वोल्टेज लिया ही नहीं, तो फिर तुम कैसे तुम फाइंड कर सकते हो V बाई आई। तो कोशिश करना कि एक लूप हम ऐसा लें जहाँ पे हमको बैटरी का वोल्टेज या जो बैटरी का था ईएमएफ वो भी हमको मिल पाए। तो मतलब एक लूप तो तुमको तुमको पक्का ये तुमको लेना होगा जो मैंने शो किया है, और एक लूप अभी हम लोग ये लेंगे, ये वाला। ठीक है, चलो। तो हमने यहाँ पे किया है अप्लाई केसीएल एट नोड सी, तो हमको ये मिला। अब हम लोग करते हैं अप्लाई केवीएल इन कुछ ऐसा मानते हैं ए डी बी ए जो लूप बैटरी को इंक्लूड किया है। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैटरी से ही, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से और मैं जाऊँगा इस तरफ। तो बैटरी मिला तो जा रहे हैं बैटरी में माइनस से प्लस, तो +1, तो 1 माइनस हमको मिला 5। अब देखो मैं सिंपल कर रहा हूँ यहाँ पे केवीएल, 5I माइनस I1 एंड माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सब लोग इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 1 माइनस 5I प्लस 5I1 माइनस 10I1 इक्वल टू 0। या फिर ये यहाँ से आ जाएगा 5 हाँ 5I प्लस 5I1 इक्वल टू 1। देखो तो सब लोग ये आएगा 5I प्लस 5I1 इक्वल टू 1। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
तो ये हमने यूज किया केवीएल आपका लूप ए बी डी ए में, सॉरी ए डी बी ए में, ए डी बी ए लूप आपका ए डी बी ए था, ए डी बी ए, जिसमें बैटरी इंक्लूडेड था। अब हम करते हैं यूज केवीएल, अप्लाई केवीएल इन लूप ए सी डी ए सी डी ए, सबको दिख रहा होगा ना ए सी डी ए वाला लूप। तो चलो मैंने यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 I1 -5 2 I1 -I एंड +5 I - I1 = 0। 5 सब में कॉमन था तो आप उसको हटा भी सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो 5 मैंने कॉमन लेके हटा दूंगा मैं इसको, तो यहाँ से ये बनेगा -2 I1 और -2 I1 + I, सब लोग एक बार इसको चेक करते रहना, +I - I1 = 0। देखो यहाँ से आ जाएगा -4 I1 -1 -5 I1 और +I +2I = 0, ये आपका आ गया। या फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 5I1 = 2I, 5I1 = 2I, और ये आपका आ गया इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 में कहीं 5I1 था, तो जहाँ पे 5I1 था वहां मैं कर दूंगा पुट 2I, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, देख यहाँ से आ जाएगा 5I + 2I = 1, या फिर यहाँ से आ गया 7I = 1, और यहाँ से I क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 1/I क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 1/I = 7, 1/I = 7। और हमने तुमको कहा था कि हम लोग बैटरी का मान रहे हैं EMF = 1 वोल्ट, एंड 1/I का जो वैल्यू आएगा, 1/I का जो वैल्यू आएगा वही मेरा इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस भी होने वाला था। पक्का ना, बोलो बोलो, पक्का। मतलब कि इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो आपका होने वाला है 7 ओम। अब देखो मैंने यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट माना था, तुम उसको 5 वोल्ट मानो तो फिर हम लोग करते 5/I जो आता वो मेरा होता है आंसर। आप अगर उसको V मानते फिर जो V/I होता वो होता है आंसर। तो मैंने आसानी के लिए इसको 1 मान लिया था, आप उसको 2 4 10 20 कुछ भी मान के करना, फिर देखना तुम्हारा आंसर यही आएगा 7 ओम। तो इस सर्किट का जो रेसिस्टेंस आया वो आपका आ गया है 7 ओम, और ये हम लोग सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हमको केवीएल का यूज करना पड़ा। अब देखो कि ये तो हुआ तुम्हारा कि समझने के लिए कि कैसे हमने सॉल्व किया। अब मैं तुमको एक देता हूँ फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का तुम लोग याद रखना, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी तुमको ऐसा सर्किट दिखे, देखो R1 R2, फिर यहाँ पे R2, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R3, और A और B के बीच में तुमको फाइंड करना हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखो ये तुम्हारा सर्किट ऐसा ही कुछ था, यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 5, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे था 5 और यहाँ पे था 10, और एक बीच में भी 5 ही था। हालांकि वो 5 बीच वाला 5 कुछ भी हो सकता है आपका, वो उसको मैंने R3 मान के रखा। तो देखो ये सर्किट ऐसा ही है। तो इस केस में जो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो तुम्हारा आएगा 2R1, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं, 2R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस 2R3। अब तुम ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। कैसे तुमको याद करना है कि देखो ऊपर में हम लोग जो बीच में है उसमें हमने 2 नहीं लगाया है, और नीचे जो बीच में था उसमें हमने 2 लगाया है। तो तुम लोग ऐसे इसको अपने ये सब याद करने का एक तरीका होता है कैसे इनको याद करना है। अब देखो यही तुम फार्मूला करो यूज इसके लिए जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो कितना है R1, देखो R1 है 10, ये हो गया R1, R2 है 5 और R3 भी 5 ही था।
तो 2R1 R2, तो 2 × 10 × 5 प्लस R2 R3, तो 5 × 5 प्लस R3 R1, तो 10 × 5 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 5 प्लस 2R3, 2 × 5। देखो तो ये आ जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 50, 175, एंड 175 प्लस 15 प्लस 10, 25। देखो ये 7 ओम आएगा। ओके, तो तुम लोग ये वाला याद रखना जल्दी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? अबे हो ना तुम लोग? चलो अब एक इसी पे लिख लो होमवर्क, तुम लोग घर पे करना। ये ए और ये बी, ठीक है। तुमको आर ए बी फाइंड करना है। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो तुम इसको चाहो तो केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, और नहीं मन करे तो फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ही सकते हो। आंसर तुम्हारा आएगा 10/7 ओम। तुम उसे चेक कर लेना। ओके, तो आज की कहानी हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं कल सेम टाइम में।